मैं इस वक्त जिन शख्सियत के साथ में हूँ, ये जाना माना चेहरा है, राजनीति में काफ़ी चर्चा रहती है और इनका चेहरा जो है बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। इनका नाम ओम प्रकाश राजभर जी है, जो अपने राष्ट्रीय स्वयं दल पार्टी से हैं और अध्यक्ष भी हैं उसके। और इनके द्वारा जनमानस के लिए कई तरह के कार्य भी किए जाते रहते हैं और ये जनप्रतिनिधि के तौर पे जब भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो ये वहाँ पर तत्पर खड़े होते हैं। अभी कल की डेट में ये प्रतापगढ़ में भी गए थे, वहाँ के जो कुछ मामले हुए थे उसमें ये जब वहाँ पर गए तो इनके साथ वहाँ की शासन प्रशासन ने बड़ी बदसलूकी की, जिस पे आज हम उनके पास आए हुए हैं। और इस समय कोविड-19 का जो चरण चल रहा है, उस चरण में अनलॉक जो है उस बारे में भी हम आइए नेताजी से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह के उनके विचार हैं, आज की जो सरकार है हमारी किस तरह से कोविड-19 को लेते हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे समाचार सरकार न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिस तरह से अभी हमारा लॉकडाउन चरण 5 का अनलॉक चल रहा है, तो इस कोविड-19 के संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इसको किस वजह से देखते हैं? देखिए, ये सरकार गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित के साथ अन्याय कर रही है, जिसका जीता जाता उदाहरण जब 500 पेशेंट भारत में थे तब इन्होंने ट्रेन नहीं चलाया, बस नहीं चलाया। जब 2.5 लाख पेशेंट हो गए तो ये चलाना शुरू कर दिया। 500 पेशेंट थे तो इन्होंने नहीं खोला। जब 40,000 हो गए तब शराब की दुकान खोल दिया। तो शराब का जिस दिन इन्होंने ठेका खोल दिया, उसी दिन कोरोना को इन्होंने दावत दे दिया कि अब जो इनका फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, क्योंकि ये जो सोशल कहते हैं, सोशल का हिंदी होता है सामाजिक, तो हमको नहीं सूट करता है। हमको फिजिकल शारीरिक दूरी बना करके, तो फिजिकल जो डिस्टेंसिंग का सवाल ये पेश करते थे, तो वो खत्म हो गया उसी दिन जिस दिन उन्होंने शराब का ठेका खोला। उसी दिन से पूरे पुलिस विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का और जिन टीम ने काम किया था उनका मनोबल टूट गया। तो ये सबसे बड़ा है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये 5वें चरण में, जहां 2.5 लाख के ऊपर लगभग इस समय 3 लाख पेशेंट हों, 3 लाख, और वहाँ ये लॉकडाउन, अनलॉकडाउन चला रहे हैं, तो ये क्या कहा जाएगा? जो गरीब रास्ते में पैदल, लाखों लोग पैदल चलते चलते हैं, उसमें सैकड़ों लोग मर गए। ट्रेन में 80 लोग, जो रेलवे की रिपोर्ट है रेल मंत्रालय की, 80 लोग ट्रेन में भूख और प्यास से मर गए। दुखद घटना उस दिन हुई जब औरैया में एक्सीडेंट होता है, 26 लोग मर जाते हैं। तो इतनी निकम्मी सरकार, जिनकी डेथ हुई है डीसीएम में लाद देते हैं, और जिनको चोट लगी थी उसी लाश में उनको भी बैठा देते हैं। कितनी शर्म की बात है। और भेज देते हैं बिहार। मतलब इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गरीबों का वोट चाहिए। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और ये 144 करोड़ रुपया लगा करके, जो कोरोना जैसी महामारी में भीतर अंदर बैठे हुए थे, और बिहार में ये चुनाव प्रचार के लिए 144 करोड़ में चुनाव प्रचार में लग गए। अगर 144 करोड़ रुपया लगा करके ये ट्रेन चलवा दिए होते, बस चलवा दिए होते, भूख प्यास से मरने वाले लोगों को भोजन पानी दे दिए होते, तो आज ये नौबत, ट्रेन में न तो मरते, न पैदल चलने वाले मरते, न किसी के बच्चे मरते। लेकिन इनको गरीबी से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से मतलब नहीं है, इनको हिटलर शाही से मतलब है। ये जो कहें वही सही है। अगर आप सही बात बोल देंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा, कोई नेता सही बात बोल दे तो उसके खिलाफ मुकदमा, कोई पत्रकार सही बात दिखा दे उसके खिलाफ मुकदमा। तो ये एक तरह से हिटलर शाही है। एक कोरोना जैसी महामारी से नहीं निपट रहे हैं, एक कोरोना जैसी महामारी में अपना वोट कैसे बने, उसके लिए ये सरकार लगी हुई है। जिस तरह से सर पहला लॉकडाउन जब मोदी जी ने किया, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को ये अंदाज़ा नहीं था कि जो हमारे यूपी बिहार के श्रमिक हैं, कितनी संख्या में यूपी और बिहार से दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, अपने जीविका यापन के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, और फिर सडनली जब ये इनका पलायन होने लगा तो सरकार ने जो भी व्यवस्था की कोशिश की या जो भी कुछ किया, उन्होंने जिस तरह से भी इनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए किया, उसमें बहुत ही काफ़ी शीशा लेदर भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, आपने भी देखा होगा।
बहुत सारे सभी लोग जानते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ना सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि देश में कहाँ कहाँ किस प्रदेश से जाके बाहर काम करते हैं, कितनी संख्या है। ना किसी प्रदेश सरकार के पास आंकड़ा है कि हमारे प्रदेश से बाहर कितने लोग जाके काम करते हैं, किसी सरकार के पास आंकड़ा नहीं। जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ भी सरकार को ये नहीं पता कि हमारे प्रदेश में बाहर से कितने लोग आके काम करते हैं। किसी ना केंद्र सरकार के पास है, ना राज्य सरकार के पास आंकड़ा है। इन्होंने कभी उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं किया। सबसे बड़ा चीज़ ये है, इनको पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में देश में श्रमिक मजदूर काम करते हैं। ये कुछ बोल देते हैं, अगर सही कोई बोले तो उस पर तुरंत मुकदमा। इन्होंने भारत में रहने वाले श्रमिक मजदूरों को प्रवासी कहा। आप अगर अपने चैनल पे ये शब्द दिखा दीजिए कि उत्तराखंड के रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये प्रवासी हैं। गुजरात के रहने वाले राज्यपाल उत्तर प्रदेश में आए हैं 5 साल के लिए, तो ये प्रवासी हैं। 5 साल के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुन के गए हैं, तो ये प्रवासी हैं। तो निश्चित है कि आपका चैनल बंद, आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। लेकिन आप प्रवासी किस सब मुंह से कह रहे हो? हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं। जब एक राज्यपाल उत्तर प्रदेश से जाकर के बिहार में राज्यपाल बन सकता है, उसको आप प्रवासी नहीं कह सकते हो। आप एक राज्यपाल उत्तर प्रदेश से भेज करके बंगाल में राज्यपाल बना सकते हो, उसको प्रवासी नहीं कह सकते। तो फिर हमारा उत्तर प्रदेश का श्रमिक मजदूर अगर किसी स्टेट में काम करता है तो उसको प्रवासी कहने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। आपकी बहुत अच्छी हिंदी हो सकती है, लेकिन हमारे हिंदी शब्दकोश में प्रवासी नहीं, भारतीय मजदूर, भारतीय श्रमिक कह सकते हो। ये जो मन हो वो कह देते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल क्या होता है? सोशल ही कहते हैं ना, हम तो फिजिकल कहते हैं। सोशल का मतलब सामाजिक दूरी, इन्होंने वही किया। इनको कोरोना से लड़ना था तो ये हिंदू मुसलमान लड़ा रहे थे। इनके कुछ खास एंकर लोग हैं, कुछ चैनल साथी इनके हैं, उनके राज्यसभा बने हुए उनकी पार्टी के। ये लोग कोरोना से लड़ने की बात नहीं करके ये हिंदू मुसलमान करा रहे थे। जहां इनकी सरकार नहीं वहां दंगा करा रहे थे। आप अपने चैनल पे आके सामने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बयान देते, बार बार दिखाते कि भाई आप अपने घर में रहो, आप साबुन से हाथ मुंह धो, आप गर्म पानी पियो, आप बिना काम के बाहर ना निकलो। बार बार अगर इसको टीवी चैनल पे दिखाते तो हमारा अंदाज है कि निचली स्तर पर भी वो जाकर के उनको जानकारी हो जाती। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर रहे थे। आप द्वेष पैदा कर रहे थे। आप जो आपने बोला वो सही बोला हो कि नहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मतलब जो नफरत पैदा कर रहे हैं वो नफरत का बीज उबो रहे थे। वो कोरोना से नहीं लड़ रहे थे, अब उससे निजात मिली। अब देश कोरोना से लड़ रहा है। ये 144 करोड़ रुपया लगा करके गुजरात में वोट मांगने चले गए अमित शाह जी, और कह क्या रहे हैं? कितनी इनकी बेहूदी तरह की बात हो रही है कि मैंने देखा कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर पूरे देश के लोगों ने कर्फ्यू में प्रधानमंत्री का साथ दिया। प्रधानमंत्री का साथ नहीं दिया, वो कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए एकजुटता का परिचय दिया था। वो प्रधानमंत्री के गुलाम नहीं है। जो भाषा का इस्तेमाल गृह मंत्री जी ने किया उसकी हम निंदा करते हैं। जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इशारे पर एक आवाज पे 130 करोड़ लोगों ने ताली बजा दिया। वो कोरोना से बचने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए ताली बजवाया था। आज दोबारा बजवा दो तो हम देखें। आज दोबारा बजवा दो, डंडा लेके लोग खड़े हो जाएंगे तेरे सामने। जिसके चूतर पे 20 लाठी पुलिस मारी है, जिसका सर फूट गया, हाथ टूट गया, जिसका बच्चा मर गया पैदल चलते चलते सड़क पे, लाखों लोगों को तूने पुलिस से मरवाया है, बजवा लो ताली उनसे, औकात बता देगा यार। तो ये कोरोना से नहीं लड़ते हैं, ये वोट के लिए लड़ते हैं। आपने देखा कार्य पैसा नहीं, आपने 68,407 करोड़ रुपया 50 उद्योगपतियों का क्यों माफ कर दिया जब पैसा आपके पास नहीं है? तो आप भाषण देते हो बीजेपी के लोगों। प्रधानमंत्री जी भाषण दिए हैं 2013 और 14 के बीच में, देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया।
एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया। अब भाषण मार रहे हैं कि देश बिकने नहीं होगा। ये क्या बोलते हैं? तो इनकी कथनी और करनी उजागर हो गई है। इनको देश से नहीं मतलब है। वो तो साफ साफ कहे हैं कि हम झोला उठा कर लेके चल देंगे। इसी नाते PM केयर फंड बना है। जिस दिन जनता जान जाएगी, आपने अमेरिका में देखा, अश्वेत की हत्या हुई और राष्ट्रपति को अपने बैंकर में जाके भाग के खड़ा होना पड़ा। वो दौर पैदा हो सकता है अगर इन्होंने समय रहते कायदे से अगर कमजोर, गरीब, मजलूम लोगों के साथ न्याय नहीं किया, तो जिस दिन वो अंगड़ाई लेगा तो ये दिखाई नहीं देंगे। अब मैं नेताजी से एक बात में 2 क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि सर, जिस तरह से जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था तो उस समय जो टेस्टिंग हो रही थी और जिस हिसाब से कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आज की जो समय में जो रिपोर्ट आ रही है 24 घंटों में 10-10 हज़ार पेशेंट आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश का क्या हाल होगा, प्रदेश का क्या हाल होगा, उस बारे में जरा कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, देश में 90% लोग ऐसे हैं जिनको रोग, कोरोना जैसे रोग ही नहीं, तमाम छुआछूत जैसी बीमारी से लड़ने की उनके पास क्षमता है। सरकार का आंकड़ा है कि आप 6 नंबर हैंडपंप का पानी मत पिए। 80% लोग 6 नंबर हैंडपाइप का पानी पीते हैं। जो इंडिया मार का इनका हैंडपंप लगता है, वो भी उसी स्टेटा का पानी उठा के दे रहा है, लड़ रहा है। उन्होंने उस जो पानी में तमाम तरह के दूषित चीज़ें हैं वो पी के उससे लड़ रहा है। उसके पास क्षमता है लड़ने की। दवाई नहीं बनी कोरोना की, ठीक कैसे हो रहे हैं? इनकी बदौलत, इनका कोई योगदान नहीं, वो स्वतः ठीक हो रहे हैं। अभी भाजपा का ही प्रवक्ता बयान दिया, नाम हमको याद नहीं है प्रवक्ता का, 95% लोग ठीक हो रहे हैं स्वतः। ये खांसी, जुकाम, बुखार से भयंकर एक रोग है, ये इससे अपने ठीक हो जाता है, प्रवक्ता ने बयान दिया। और ये सही भी है। आप किसी क्वारंटाइन सेंटर में चले जाइए, कौन सी दवा देते हैं? बहुत है, कालपाल खिला देते हैं, क्लोरोक्विन की गोली खिला दे रहे हैं। जब कोरोना महामारी, कोरोना जैसे रोग की बीमारी की दवाई नहीं बनी है तो ठीक कहाँ से कर रहे हो आप? हमारे पास मलेरिया की दवा है नहीं, हम मलेरिया ठीक कैसे करेंगे? तो ये शुद्ध रूप से जो सरकार है, ये अपना, जब जो आपने देखा कि इन्होंने PPE की तमाम दवाइयाँ इन्होंने सप्लाई कर दिया विदेशों को, अब फिर वो 4 गुना दाम पे फिर मंगा रहे हैं। फिर नहीं दिया, एक घुड़की दिया डोनाल्ड ट्रंप, लौटा दिए उसके यहाँ। और भारत में कोरोना 1 नंबर पर फैलाने का काम अगर किसी ने किया तो डोनाल्ड ट्रंप से वो लाद करके जहाज पर कोरोना ले आया है। उसके साथ हजारों लोग आए, किसी की टेस्टिंग नहीं हुई, किसी की जांच नहीं हुई। आज जो अहमदाबाद, सूरत, वुहान बना है, डोनाल्ड ट्रंप की देन। आगरा जैसा जो बना हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप की देन, ये देश की सरकार की देन। अंत में नेताजी से बस मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अभी 2022 के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कि 2022 के चुनाव के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से एक संगठन तैयार कर दिया है। उस भागीदारी मोर्चा में 8 दल हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल, अनिल सिंह चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामधनी बीन, रामकरण कश्यप। और हमारी बात और लोगों से हो रही है, इसको और आगे ले जाएंगे। जो लोग भी इसमें शामिल होना चाहें उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। और 2022 में अकेले अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे। जनता, प्रदेश की जनता भाजपा से उठ गई, कांग्रेस से उठी हुई है, सपा को देख चुकी है, बसपा को देख चुकी है। नया विकल्प वो चाह रही है, तो नए विकल्प के रूप में हम लोग जनता के बीच में अपना संदेश दे रहे हैं और 22 में सरकार बना के दिखाई है। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने कोविड-19 के ऊपर अपनी बात रखी और आगे 2022 में जो चुनाव होने हैं उसके बारे में उन्होंने बताया।
जिस तरह से विपक्ष पार्टी कार्य कर रही है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कोविड-19 आज 5वें चरण में चल रहा है और जिस तरह से लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव की संख्या काफ़ी सारी हो रही है, तो उस संबंध में ओम प्रकाश जी से मैं एक बात जानना चाहूँगा कि क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने आप सेल्फ कैसे प्रोटेक्ट करें और क्या उसके बारे में करें। बस उनसे 2 मिनट का ही समय। देखिए, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि आप हमारे भरोसे मत रहो, आप हमारे भरोसे मत रहो, आप आत्मनिर्भर बनो। मतलब कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम देश की जनता से ये अपील करेंगे कि आप काम बहुत ज़रूरी है तो घर से बाहर निकलिए। जब घर में आइए तो अपना हाथ साबुन से धो लीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए। आप बाहर निकलने से पहले, घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपके पास रुमाल हो, गमछा हो या मास्क हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको अपना मुंह और नाक ढक के निकलिए और बिना काम का बाहर मत जाइए। और गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। और हमारा एक सुझाव है कि सुबह और शाम देहाती उपाय है जिसको कि खांसी और जुकाम होने पर लोग कहते हैं कि इसका गरारा करिए। तो उसी में जैसे डिटॉल साबुन मान लीजिए, डिटॉल लिक्विड हो, 1 बूंद डाल करके, या कोई साबुन हो, आप जैसे नहीं लिक्विड है तो साबुन हाथ में लीजिए, उससे हल्का सा मल करके और उसको उसी में डाल दीजिए गिलास में और उससे गरारा करिए। तो अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है तो वो निकल जाएगा, आप आराम से, वो आपको संक्रमित नहीं कर सकता है। ये हमारा निवेदन और अपील। तो ये थे ओम प्रकाश जी, इनका बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने हमारे चैनल पर आकर के और अपनी बात रखी। मैं कैमरामैन सौरभ श्रीवास्तव के साथ अमित श्रीवास्तव समय रख लूँ। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्य न्यूज़, जन जन की आवाज़।